बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। कानून साज असम्बली के अरकान ने 33 वोट देकर उन्हें वज़ीर आज़म मुंतखब किया, जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार को 15 वोट मिले। अब उनके आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद बहुत सी चहमगोइयाँ इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। कोई हिंसों की बात कर रहा है तो कोई हरूफ तहज्जी की बात कर रहा है। क्या ये इंतखाब जो है ये पाकिस्तान के इंसाफ ने किसी जायचे की बुनियाद पर किया या फिर कारकर्दगी की बुनियाद पर किया है? वज़ीर आज़म इमरान खान जब आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात की रैलियों में शरीक थे तो उस वक्त सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का जब नाम आया तो वज़ीर आज़म का रिएक्शन क्या था, वो मुलाहिजा करते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज अपने सारे कैंडिडेट्स के नाम पढ़ना चाहता हूं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, नियाज़ी यहां कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूं। वैसे हम नियाज़ी सारी जगह फैल गए हैं। राना साहब, ये बात तो हॉट फेवरेट नामों से चली थी। बैरिस्टर सुल्तान साहब का जिक्र था, सरदार तनवीर इलियास साहब का जिक्र था, ख्वाजा फारूक साहब का जिक्र होता रहा, इनके दरमियान डेडलॉक भी रहा। तो ये नाम जो बीच में से उभर के सामने आ गया, इसके पीछे मंतिक क्या थी? क्या वही बात आपकी कि दोनों के दरमियान अगर डेडलॉक बरकरार रहा तो कोई तीसरा नाम ऐसा सामने आ सकता है जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर देखें, एक बात बड़ी क्लियर थी। एक तो आपने दाद देनी चाहिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को कि जब पंजाब की बारी आई तो बड़े तगड़े उम्मीदवार मैदान में थे, सारे आउट हो गए, सारे आउट हो गए और अचानक बुज़दार साहब वज़ीर आला बन गए। KPK में बड़े तगड़े लोग उम्मीदवार थे, बहुत से लोग नाराज़ हुए, लेकिन महमूद खान वज़ीर आला बन गए। और अब कश्मीर के अंदर आप देखें कि किसी ने कहा जी मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है। कई लोग जो थे, पूरा मीडिया उनके लिए इस तरह कैंपेन चला रहा था जैसे मीडिया ने वज़ीर आज़म बना देना है। कुछ लोग थे वो कह रहे थे जी मेरी बड़ी पावर है, और कुछ लोग जो थे वो कह रहे थे जी हमारा कूड़ा निकला है, हम नहीं थे दौर में लेकिन आ गए। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्या कमाल किया, उन्होंने एक ऐसे इलाके से जो बिल्कुल साइड पे एरिया है वहाँ से एक शख्स को उठाकर वज़ीर आज़म बना दिया। और किसी शख्स ने उस वक़्त तो किसी शख्स के जहन में भी नहीं था, वहमो गुमान में भी नहीं था, और ये नाम दूर दूर तक डिस्कस भी नहीं हुआ था। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कहा जा रहा था कि इस नाम के लिए बहुत तरीक़ों से गौर किया गया है, बहुत से तरीक़ों से। वो तरीके जो हैं उनसे गौर करने के बाद सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को वज़ीर आज़म साहब, ये जो आज चहमगोइयाँ चल रही हैं 13-18 वाली बात जो कुछ दिनों पहले भी चल रही थी, लेकिन आज फिर आइन का हिस्सा भी, आइन का हरूफ तहज्जी भी जिक्र हो रहा है कि आरिफ अलवी साहब, इमरान खान साहब, इमरान इस्माइल साहब, उस्मान बुज़दार साहब, तो इसी तरह ये अब्दुल क़य्यूम साहब है। लेकिन कुछ लोग ये राय रखते हैं कि अगर आइन का ही हरूफ तहज्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो फिर महमूद खान साहब की जगह आतिफ खान साहब होते। बिल्कुल। देखें, ये सोशल मीडिया की ये एक चल रही है, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें जा रही हैं। अगर सोशल मीडिया को देखें तो फिर पता नहीं क्या से क्या बन जाता है, हम इसको छोड़ देते हैं या से। लेकिन अब हम इससे आगे निकलते हैं। हमने 29 तारीख को कह दिया था, जो कहा था उसी तरीके से हुआ। मैं आपको बता दूँ कि मेरी बड़ी ज़िम्मेदार 2 ग्रुपों के ज़िम्मेदारान से बात हुई। मैंने उन्हें कहा जी कि ये तो हो गया मामला, अब आप सुनाएं, आप दोनों तो रह गए, आप किधर जाने जाकर क्या करेंगे? तो उनमें से दोनों ने एक बात की और बड़ी खौफनाक है। उन्होंने क्या नियाज़ी साहब 6 माह वज़ीर आज़म रहेंगे? ये मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। उनका क्या अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं ये 6 माह तक वज़ीर आज़म रहेंगे? 6 माह बाद उन्होंने कहा जी नया वज़ीर आज़म होगा। मैंने एक से पूछा नया वज़ीर आज़म? उसने कहा जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ 6 माह बाद नया वज़ीर आज़म होगा। मैं कहा किस तरह नया वज़ीर आज़म होगा? उसने कहा भाई देखें, 2 ग्रुप थे इस दौर में, दोनों ग्रुप नाराज़ हो गए। अब चाहे किसी को सीनियर वज़ीर बना दें, चाहे किसी को कुछ और बना दें, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। दौड़ तो थी वज़ीर आज़म की, और कश्मीर में वज़ीर आज़म की दौड़ जो होती है ना, वही दौड़ होती है, उसके अलावा बाकी कोई दौड़ नहीं होती, बाकी बिल्कुल ऐसे ही चलता है। उसने कहा अब इसके बाद 33 लोग हैं, 33 लोगों में से 26 अगर वजारतें मिल जाती हैं तो क्या रहेगा, कौन होगा जिसकी कोई वैल्यू होगी? उन्होंने कहा जी मैंने कहा फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी हम इंतज़ार करेंगे, अब हम तैयारी करेंगे। मैं ये लफ्ज़ आपको बता रहा हूँ, ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ।
उन्होंने कहा जी अब हम तैयारी करेंगे। मैंने कहा तैयारी किस चीज़ की तैयारी करेंगे? उन्होंने कहा जी अब हम ऐसी तैयारी करेंगे कि उस तैयारी में अब जो हमारे साथ हुआ है हम अपनी तैयारी में बताएंगे कि हमारे साथ कितने लोग हैं, हम किस तरह कश्मीर में जो है सर्वाइव करते हैं, हमने कश्मीर की सियासत करनी है, हमने यहाँ पर रहना है। अगर हमें ये 10 दिन पहले पता होता तो हम ज़रूर इस पर कोई ना कोई हिकमत बनाते हैं। उन्होंने कहा हमें एंड टाइम पे ऐसी शॉट हमारे साथ खेली गई कि हम दोनों ग्रुप जो हैं आउट हो गए और ये दाद तो देनी पड़ेगी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऐसे किया। उन्होंने कहा, मैंने भी पूछा, मैंने कहा आप वोट देने जा रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल पार्टी को वोट देंगे, पार्टी को वोट दे के आएंगे, सारा कुछ करेंगे। उन्होंने कहा मैंने कहा क्यों फिर वोट देंगे अगर आप कहते हैं कि ये ऐसा? उन्होंने कहा भाई आप बात यह है कि ये वक्त नहीं है, इस वक्त अगर हम बगावत करते हैं, कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो इस वक्त हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जिनके साथ हमने मिलकर बात करनी है, कुछ उनको देना है, कुछ उनसे लेना है। हमारे लोगों के पास क्या होगा, उनके पास क्या होगा, इसके लिए टाइम चाहिए। तो फिर ये टाइम जो है वो हमें 6 माह चाहिए। और 6 माह बाद ये दावा है उन लोगों का कि 6 माह बाद कश्मीर के अंदर बड़ी तब्दीली होगी। या सर तो ये उसमें फिर डेडलॉक नहीं हो सकता राना साहब? जब 2 ग्रुप हैं तो बड़ी तब्दीली में भी कोई एक ही ग्रुप आगे आएगा ना, तो फिर दूसरे ग्रुप की मज़ाहमत तो जारी रहेगी। सर दूसरे ग्रुप की मज़ाहमत बिल्कुल जारी रहेगी। आप ज़हन में रखिएगा 27 वोट होते हैं, 33 मिल गए हैं। अगर कोई एक ग्रुप 10 वोट बीच में से निकाल लेता है, 23 वोट पीछे रह जाएंगे, 15 उनको मिले हैं, 10 उनके पास चले जाते हैं, 25 हो जाएंगे। इतनी सी बात है ना। 10 उनके पास चले गए, 25 हो गए, इनके पास 23 रह गए, फिर क्या करेंगे? अब किसको आप नाराज़ करेंगे? जिसको आप वजारत नहीं देंगे उसको नाराज़ नहीं होगा। राना साहब, अगर वो पुराना कुलिया आजमा लिया जाता है, सदर की नशिस्त का, डेप्यूटी वज़ीर आज़म का, 2 वज़रा वाली का, तो क्या एक ग्रुप राम हो सकता है? मेरी इत्तला के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान ने सदर बनने से इनकार कर दिया। यानी अब सदर के तौर पर सदर बनने से इनकार, मेरी इत्तला के मुताबिक। और आज उन्होंने मीडिया टॉक में भी कहा, उन्होंने कहा ना मुझे ऑफर हुई है और ना मैं ये कबूल करूँगा, और बैरिस्टर साहब नहीं बनेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि बैरिस्टर सुल्तान जो हैं वो सदर पाकिस्तान नहीं बनेंगे। सदर आज़ाद जम्मू, सदर पाकिस्तान, सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर। और आपको ये पता है ये जो शख्स वज़ीर आज़म बने हैं सरदार अब्दुल क़यूम साहब, इनको भी PTI में लाने वाले बैरिस्टर साहब हैं। इनकी शमूलियत PTI में कराने वाले, इनको PTI से टिकट दिलवाने वाले, इनके गले में PTI का परचम डालने वाले, ये सारा कुछ करने वाले बैरिस्टर साहब हैं। ये बैरिस्टर साहब के कैंप से तल्लक है। अब कैंप से तल्लक उस वक्त तक होता है, यासर ये भी ज़हन में रखिएगा, जिस वक्त तक आपके पास कुछ नहीं होता। जब आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो फिर आपका कैंप से लोगों का तल्लक होना चाहिए। आपका किस कैंप से तल्लक है ये ख़त्म हो जाता है, फिर आपके कैंप में कितने लोग हैं ये शुरू हो जाता है। और आप एक चीज़ तो ज़हन में रखिएगा कि अब सरदार अब्दुल क़यूम नियाज़ी जो हैं, अगर कोई ये कहे कि मैं उसे कश्मीर के अंदर से चला लूँगा, ऐसा नहीं होगा। वो अब किसी और जगह से चलेंगे, इस तरह 2 सूबों के वज़ीर आला किसी और जगह से चलते हैं, यही होगा। मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर बता दूँ। यानी आप ये कह रहे हैं कंट्रोल उनके पास नहीं होगा? कंट्रोल का मतलब है कि बहुत से इख्तियारात जो होते हैं ना, बहुत सी चीज़ें, ये डिक्टेशन लेंगे वो कहीं से? हाँ बिल्कुल लेंगे, उसके बगैर चलेंगे नहीं। देख लीजिएगा भाई, आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, आज़ाद कश्मीर के कोई छोटे से हल्के के MP MNA नहीं है, वज़ीर आज़म हैं। और आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में कश्मीर की वकालत करता है, कश्मीरियों की जंग लड़ता है, और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, मकबूजा कश्मीर में, भारत में, बरतानिया में, पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर की बात करता है वो। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपको हक़ाइक़ में मबनी मैं बात बता रहा हूँ कि ये 6 माह बाद कश्मीर के अंदर इस इलेक्शन से बड़ी सियासी गहमा-गहमी शुरू होगी। तो राना साहब, सदर के लिए क्या हॉट फेवरेट नामों से ही कोई आएगा या फिर उसमें भी कोई नए नाम की शमूलियत होगी? हो सकता है कोई नया नाम आ जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है कोई रिटायर्ड हसास दायरे का अफसर आ जाए, ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। यानी आप अगर एक ग्रुप को राम नहीं करना चाहते तो आप ये समझते हैं कि दोनों ग्रुप ही इससे साइड पर है? मुझे एक बात बताएं, कौन सदर आकर अपनी सियासत ख़त्म करेगा? चलें मुझे बता, क्या तनवीर अलियास सदर बन के अपनी सियासत ख़त्म कर ले? क्या बैरिस्टर सुल्तान साहब जो हैं वो सदर बनकर अपनी सियासत ख़त्म कर ले? कौन करेगा भाई? ये सारी जंग उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए लड़ी है, ये सारी जंग उन्होंने अपनी एक सियासी कैरियर को बचाने के लिए लड़ी है। दोनों आउट हो गए, होना यही था। मैंने कहा कि 29 तारीख को, याद है हमने प्रोग्राम में कहा था कि दोनों को कहा गया है नहीं तो तीसरा ले आएंगे,
तीसरा ले आए। किसी को तवक्को थी इस नाम की? कोई सोच सकता था ये नाम होगा? लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, लाजमी बात है कोई रिपोर्ट्स ली होंगी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पूरा इस पर देखा होगा, गौर किया होगा। अब असल इम्तिहान अब ये है कि क्या कश्मीर को चलाने वाले, कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को लाने वाले, कश्मीर की हुकूमत को असल सिमत पे चलाने वाले, क्या आइंदा 6 माह जो हैं उनमें सियासी बहरान को टाल सकेंगे? क्या जो ग्रुप नाराज़ हुए हैं उनको सिर्फ वजारतें देकर मनाया जा सकेगा? ज़रा आज की हलफ बर्दारी की तकरीब में तो देखें कौन नहीं था, ये भी ज़रा गौर करें ना। जो नहीं था तो वो क्यों नहीं था? सबको पता था आज वज़ीर-ए-आज़म की हलफ बर्दारी की तकरीब है, उसमें क्यों नहीं थे? आज कुछ लोगों की मुबारकबादें हैं और कुछ लोग जो हैं उन्होंने मुबारकबाद भी नहीं दी। तो ये सारी चीज़ें देखें, ये आने वाले दिनों में ये आने वाले दिनों में कोई पीटीआई के लिए नेक शगुन नहीं है, नेक अमल नहीं है, बिल्कुल आपको बता दूं। यानी देखना यह है कि आने वाले दिनों में कश्मीर में सियासत किस हद तक मुस्तहकम रहती है, जो फैसले किए गए हैं वो किस हद तक देरपा साबित होते हैं, और आने वाले दिनों में सियासत को लेकर कश्मीर के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो वो कौन सा रुख इख्तियार करेगा। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पीडीएम के हवाले से। अब कश्मीर के जो मसाइल हैं और कश्मीर के जो इश्यूज हैं वो रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाएंगे। आने वाले दिनों में सियासत जो रंग लेती है वो तो एक अलग बात है, लेकिन पीडीएम अपनी सियासत को किस हद तक तेज करती है? जलसों का बार बार मुलतवी होना, उसकी बुनियादी वजह कोरोना को कहना और कोरोना के दौरान ही आपके बड़े बड़े जलसे भी हो जाना, तो इसके पीछे मंतिक क्या है? क्या किसी की खामोशी इसके पीछे मंतिक है? किसी फैसले का इंतजार है? वजह क्या है? राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम को दोबारा से मुतहर्रिक करने में क्या कामयाब हो जाएंगे, या फिर पीडीएम को अब किस्सा पारीना समझे? देखें, पीडीएम होगी लेकिन मुतहर्रिक नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, आज मुत्तहिदा ये जो है जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ है। मेरे पास जो इतलाब ये है कि उसके अंदर बड़ी शदीद तलखी हुई है। तलखी ये हुई है कि जनाब मौलाना साहब जो हैं उन्होंने कहा गया कि कर क्या रहे हैं आप? नून लीग आपके साथ हाथ कर गई, पीपल्स पार्टी आपके साथ हाथ कर गई, क्या कर रहे हैं आप जितने जज्बे के साथ निकले थे, जितनी हमने कोशिश की, सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया। फिर उस पर एक ग्रुप ने यह भी कहा कि जनाब ये तो बताएं कि सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद जो मकामी हुआ है ये किसके कहने पे हुआ है? जो एक आपको पता ना, एक सीट पे इलेक्शन भी इकट्ठे ये लड़ने जा रहे हैं ना, जी जी। किसके कहने पे हुआ है? एक तरफ हम किसी को यहूदी गुलाबी कहते थे, एक तरफ हम किसी को गालियां निकालते थे, एक तरफ हम नाजायज़ हुकूमत कहते थे, एक तरफ कहते थे ये फलां की जमात है, और एक दूसरी तरफ आप जाकर उनसे इत्तेहाद हमारी कर, ये क्या हो रहा है? हमारा मजाक बन रहा है। और मैं आपको, मुझे तो यहाँ तक इतला मिली है कि वहाँ पर तो यहाँ तक फड्डा हुआ कि ने कहा जनाब हर चीज़ पर यहाँ कोई भाई है या बेटा है, बाकी सीनियर लोग कहाँ गए? बाकी सीनियर लोगों को क्यों नहीं रखा जाता? बाकी सीनियर लोगों को क्यों नहीं वलायत किया जाता? बाकी सीनियर लोगों से क्यों नहीं पूछा जाता? बड़ी तलखी हुई है और मेरे पास इतला यह है कि बहुत अरसे तक पीडीएम उस तरह मुतहरक नहीं हो सकेगी, या सर नेचुरली तौर पे नहीं हो सकेगी। मैं आपको बताता हूँ, कोरोना के साथ साथ मुहर्रम, सफ़र, ये 2 महीने तो वैसे ही बड़े जलसे जुलूसों के हवाले से नहीं मुनासिब। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मंसूबे, ये सारी चीज़ें देखें तो इस पर तो सबको नज़र है ना, सबका इस पर ध्यान है, सब इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। और तो और मुझे बताएं अब पीडीएम किसके लिए निकलेगी? पीपल्स पार्टी खुल के मुखालफत कर रही है, मुस्लिम लीग नून के अंदर अपनी एक ग्रुपिंग हो चुकी है, मियाँ शबाशी साहब कह चुके हैं कि हम जनाब जाएंगे उस पर पार्लियामेंट के अंदर। कंटोनमेंट बोर्ड के आपके इलेक्शन आ गए हैं, कंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून, अब पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, काफ लीग, आप उस पर उसकी तरफ तवज्जो देंगे तो कौन निकलेगा? भाई पीडीएम नाम से रहेगी, लेकिन अगर आप ये कहें कि पीडीएम को बड़ा एहतजाज करेगी, पीडीएम को बड़ा जलसा करेगी, पीडीएम को बड़ा जुलूस करने जा रही है, ऐसा नहीं है। ये आपको मैं बिल्कुल एक मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मरियम साहबा की खैरियत भी पता की गई मौलाना साहब की तरफ से। मौलाना साहब की तरफ से मरियम साहबा की सेहत के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई, और मौलाना साहब के मियाँ नवाज शरीफ से भी रब्ता हुआ। मियाँ नवाज शरीफ मौलाना साहब की खैरियत दरियाफ़्त की है, उनकी शुगर और उनके ब्लड प्रेशर इस हवाले से बात की है, और साथ में मियाँ साहब ने मौलाना साहब से बात भी की है कि मौलाना साहब कोई आने वाले दिनों में हमें मुतहर्रक होना होगा, तो मौलाना साहब ने अभी उस पर हामी नहीं भरी। सही, आप याद करें, हमने कहा था 14 अगस्त को जलसा नहीं होगा जी, याद है ना आपको? पहले दिन ही हमने कह दिया था कि नहीं होगा, नहीं हो रहा जलसा।
13 अगस्त का जलसा रखा कराची में, नहीं हो रहा, कैंसिल कर दिया। जब आप सवात के जलसे के बाद कोई जलसा हुआ, सवात के जलसे के बाद तो खामोशी हो गई ना। अब वो कौन सी ऐसी तहरीक है यासर कि जो 4 माह बाद अचानक सो के उठो, पता चले कि जनाब आज फलां जगह जलसा करना है, ऐसे तहरीकें नहीं चलती। पीडीएम जो है ये भी अब सिर्फ नाम के हद तक रह गई है। पीडीएम नाम के हद तक रहेगी, काम के हद तक नहीं रहेगी। तो देखना यह है कि फिर कितना लेवरेज मिलता है वफाकी हुकूमत को, हुक्मरान जमात को, पीडीएम अगर मुकम्मल खामोश हो जाती। दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात करेंगे नज़ीर चौहान साहब के हवाले से। नज़ीर चौहान साहब की रिहाई अमल में आई तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर खान तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान कर दिया। उनका ये कहना था कि मुझे इस्तेमाल किया गया और बरमला इस्तेमाल किया गया और उसके बाद फेंक दिया गया। आज गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, पहले वो मुलाहिजा कीजिए। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा। जो लोगों की औकात थी, जो लोगों की मुनाफकत थी, जो लोगों के 4 फेस थे, वो कम अज कम सामने आ। मेरी तो शहजाद अकबर से कोई लड़ाई नहीं थी। नाज़रीन, इसी इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सूबाई वजीर नुमाद अहमद लंगड़ियाल साहब ने। इनका ताल्लुक भी जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप से है और सूबाई वजीर अजमल चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। लंगड़ियाल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। क्या समझते हैं कि चौहान साहब को क्या ऑफर करवाई गई, उनसे क्या बात हुई, सुलहनामा में क्या शर्त रखी गई कि कुछ अरसा पहले जो आपके मुतहर्रिक साथी थे आज उन्होंने बरमला आपके खिलाफ लफ्जी गोलाबारी का आगाज शुरू कर दिया? बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने मुझे लाइन पे लिया। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो अल्फाज अभी आपने रिकॉर्डिंग सुनवाई है इसकी नज़ीर चौहान की, उसमें आपने देखा कि उसके कैसे मुतजाद बयान है और ये बयान सिर्फ और सिर्फ उसकी इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में ये बयान दिए गए हैं। जब जहांगीर खान तरीन साहब का इशू चला था FIR वाला, उसमें हम सब दोस्त जब इकट्ठे हुए, हमारा कोई लालच नहीं था जहांगीर खान तरीन से, एक हमदर्दी, एक मोहब्बत का रिश्ता था। उसमें हम सारे इकट्ठे हुए इज़हार यकजहती के लिए और हमने वहाँ पे जद्दोजहद की और उस जद्दोजहद में हमने अपने कायद इमरान खान को रिक्वेस्ट की कि जी वो हमें टाइम दें और हम अपना मौक़िफ़ बयान करें, और उन्होंने बड़ी मेहरबानी की और हमें टाइम दिया। हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए, उनके सामने हमने जहांगीर खान तरीन साहब का केस रखा और उनकी बड़ी ही शफकत थी और उन्होंने बड़े आसान तरीके से हमारे मामलात को तय किया। और आपने देखा कि अल्लाह के फजल करम से तरीन साहब के खिलाफ जितने केसेस थे वो सारे ऑलमोस्ट वापस हो गए। इसी दौरान में जब हम ये स्ट्रगल कर रहे थे तो आप यकीन मानिए कि इसने अपनी जाती कैपेसिटी में ये बयान दे दिया कि जी शहजाद अकबर साहब का मजहब जो है वो क्या है। अब मुझे आप बताइए, जिस तरह हमारा एक मामला चल रहा था और हम बड़े मुतमिन थे अपने कायद पे भी और उस सारी प्रोसीडिंग में भी, उसमें ये एक नया मोड़ इसने लाके खड़ा कर दिया। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसने एक वॉइस मैसेज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को किया जिसपे इसने कादियानी पे बात की और उन्हें बड़े सख्त अल्फाज में वार्न किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त हमारा क्योंकि एक इशू चल रहा था और ये हमारा साथी था, हमने इसके साथ पूरा इसके साथ हमारा एक फैमिली का रिश्ता बना हुआ था। हमने वो उस रिश्ते को निभाने के लिए इसके साथ हम खड़े हुए, इसकी हमने मदद की। आपने देखा कि चौधरी परवेज दाई साहब ने बड़ी मेहरबानी की, 2 दिन इजलास एडजर्न किया फकत इसकी प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए। फिर इसके बाद इसकी जमानत के लिए हम जब गए वहाँ पे कचहरियों में इसके साथ हमने इज़हार यकजहती किया। आज ये कह रहा है कि जी मेरा तरीन साहब के साथ कोई ग्रुप नहीं है और मैं ग्रुप को फारिग किया है। तो भाई तुमने क्या फारिग किया? हम तुम्हारे जैसे बंदों को फारिग कर रहे हैं। हमारा ना ये असूल है, ना हमारा ये दस्तूर है और ना ही हमारी ये सियासत है कि आप किसी वक्त
वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे जुमले कसने शुरू कर दें, कभी आप जहांगीर खान तरीन जैसे अजीम शख्सियत पे जुमले कसने शुरू कर दें और हम आपको लब्बैक कहें। तो अजमल चीमा साहब, आज जब नज़ीर चौहान साहब ने मीडिया टॉक की और उसमें जब उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, अब उसमें क्या हकीकत है क्या नहीं ये आप बेहतर जानते हैं, तो उस वक़्त आप ही की हुकूमत के एक और सूबाई वज़ीर भी साथ खड़े थे। इससे पहले जब जहांगीर तरीन साहब के मुतल्लिक़ कोई बात होती थी तो कोई भी सूबाई वज़ीर उस पर लबकशाई नहीं करता था, तो उस सूबाई वज़ीर ने उन्हें रोका भी नहीं। तो क्या अब पंजाब के सूबाई वज़रा खुल के जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ आ गए हैं, या क्या ये फैसला कर लिया गया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसके मुखालिफ जो भी बोलेगा उसका साथ दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अजीम भाई। मेरे ख्याल में ना तो कोई ऐसी ग्रुपिंग वाली बात है कि हमने किसी पे तनकीद करनी है, ना ही कोई ऐसा इशू है। एक इशू था जिस पर मेरे ख्याल में अभी नुमान भाई ने बड़ी वजाहत की है। सब दोस्त अपनी मर्जी से तरीन साहब के साथ खड़े हुए हैं। तरीन साहब किसी को दावत नहीं दी, तरीन साहब किसी के पास नहीं गए, सब अपने अपनी मर्जी से आए हैं और इस वजह से आए हैं कि तरीन साहब ने कुछ वक्त उनका अच्छा साथ दिया था, पार्टी के अंदर उन्होंने बहुत काम किया था। हमें ये उम्मीद थी और हमारा खास तो यही था कि हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास जाएं और अपने कायद को बताएं कि तरीन साहब हमारे ग्रुप का हिस्सा है, आप इनको जो है सुने, क्योंकि उनका मौक़िफ़ था कि मुझे सुनाने की। जब सारी बातें हुई और तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पार्टी के चेयरमैन ने इन बातों को सुना और उसके बाद जो हुआ आपके सामने है। जब बात तरीन साहब की थी और बात खत्म हो गई है, अब ग्रुप ठीक हम साथी हैं आपस में एक दूसरे के साथ, हम यही का हिस्सा है, थे रहेंगे, चाहे हमें यहाँ से कोई सिक्के भी मारे। साहब, आज जो इल्जाम लगाया गया चौहान साहब की तरफ से, जब पेशियां होती थीं तो हम साथ में मौजूद होते थे, सब के सब साथ खड़े होते थे, लेकिन जब मैं गिरफ्तार हुआ, मुझ पे मुश्किल आन पड़ी, मैं बीमार हुआ तो मेरा किसी ने राब्ता नहीं किया मेरे साथ, मेरा किसी ने हाल नहीं पूछा, इसमें कितनी सदाकत? ये वो हमारा प्यारा भाई है, उसके अपने मौक़िफ़ हैं। मेरा तो बहुत करीबी दोस्त है, मैं तो उसको इस विषय में नहीं कि कुछ कहूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जहाँ पे कुछ दिन बैठे तो कुछ ना कुछ ऐसे बात छोड़ जाएं कि आपको वापसी का जो है सही तरीका बने। और मैं समझता हूँ जिस तरह हम सब ने और तरीन साहब ने जिस बात से गुस्सा किया था, शायद कोई इसकी वजाहत नहीं कर सकता। जब मेरे प्यारे भाई ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ कोई अपने गोले फेंके, तो जिस तरीके से तरीन साहब ने गुस्सा किया था, हमें पता है कि हमने तरीन साहब को किस तरह मनाया, किस तरह राजी किया कि आप कोई ऐसा बयान ना दें या कोई नाराजगी का इजहार ना करें। कोई बात नहीं है, नादान दोस्त है, कोई गलती हो भी गई है, उसके जज्बात हैं, जज्बात में उसने की है। लेकिन अब पता चल रहा है कि वो जज्बात के साथ साथ उसको जहाँ पे मर्जी कोई कहे, उसका मौक़िफ़ ये है कि मुझे इस्तेमाल किया गया। क्या ये बच्चा है, ये कल का बच्चा है, ये या ऐसा वोटर है कि जिसको मर्जी बंदा कहानी सुना रहे कि आपको डेवलपमेंट देंगे, आपको फलां करेंगे, आप हमें वोट दें? नहीं, ये मैं समझता हूँ इसकी सारी अच्छी नहीं है। वो हमारा भाई है, उसको अपनी अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, इज्जत के मकाम पर रहकर बातें करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर कोई गुस्सा गिला था क्या होगा तो उसको खामोशी इख्तियार करना चाहिए था। जहांगीर तरीन ग्रुप को क्या कुछ और लोग छोड़ने वाले हैं? उन्होंने कहा जी कि जहांगीर तरीन ग्रुप को कुछ लोग छोड़ चुके हैं, कुछ छोड़ने वाले हैं और आइंदा आने वाले दिनों में जो बातें चल रही हैं और भी बहुत से लोग चल जाएंगे। और क्या जहांगीर तरीन ग्रुप कायम रहेगा या मुकदमा खत्म होने के बाद खत्म हो गया है? अजीम भाई देखें, बात ये है कि जहांगीर खान तरीन एक लाजवाब शख्सियत है, एक अच्छे इंसान है, एक नेक नीयत इंसान है। हम सारे जो उनके साथ मिले थे, खुदा की कसम हम एक शरीफ आदमी करके, एक सच्चा आदमी करके उसके साथ मिले थे। ना हमारा कोई उनसे लालच है, ना कोई हमारी उनसे कोई इस तरह की कोई कमिटमेंट है। देखें, हम सारे एक मोहब्बत के रिश्ते में मिले हैं और जिसको जहांगीर खान तरीन से मोहब्बत है वो कभी भी जहांगीर खान को नहीं छोड़ेगा। और ये छोटे छोटे लालच दे के और मतलब के गुमराह होके कोई अगर जहांगीर खान तरीन को छोड़ता है
तो उसकी मर्जी है, किसी पे पाबंदी नहीं है कि हम किसी को पकड़ के रखें। लेकिन ये बात हकीकत है कि हम सब जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप कहलवाते हैं, हमारी उस शख्स के साथ दिली मोहब्बत है, उसकी ईमानदारी, उसकी मुखलसी पे मोहब्बत है। तो इसलिए हमें अजमल चीमा साहब, आप क्या राय रखते हैं कि अभी भी क्या जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है बशमूल आपके और दूसरे दोस्तों के, क्या उनके अभी भी इख्तलाफात हैं कुछ हुकूमत से, या वो तमाम मुतालिबात मान लिए गए हैं? और इस मौके पे आके नज़ीर चौहान साहब का हुकूमती हल्के में शामिल हो जाना जो आपके मुखालिफ है, उसकी वजह आपको क्या लगती है? वो उस वक्त क्यों ना शामिल हुए जब उनसे राब्ते किए जा रहे थे? देखिए अजीम भाई, मैं आपको एक बात अर्ज करूं। लंगड़ियाल साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं, चीमा साहब की भी राय ले लें इस पे। जी चीमा साहब। जी, मेरे ख्याल में ये सारी बातें जो हैं हम सब तरीन साहब के साथी थे और रहेंगे, और इंशाल्लाह तरीन साहब इमरान खान के सिपाही हैं और रहेंगे। अब जब सवाल ये होता है जब तरीन साहब ही इमरान खान साहब को नहीं छोड़ रहे तो हम बाकी कौन लोग होते हैं तो खान साहब को छोड़े। और कभी भी मैं हलफ से कहता हूँ कि तरीन साहब के सामने कभी इमरान खान की बात आती है तो उनके आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं मेरा दोस्त था, मेरा साथी था, और आज भी मैं अपना बड़ा भाई और लीडर मानता हूँ। मैं उनसे कभी भी ऐसा नहीं हम तो हमारी मुशावरत में आया कि हम पीटीआई को छोड़ेंगे या इमरान खान को छोड़ेंगे। हाँ, ये घर की बात है, घर में बैठकर हम बेशुमार अपने मुतालबात होते हैं, रोज नाराजगी हो सकती है, सुलह हो सकती है, लेकिन जब कभी भी मौका आया आपको वक्त याद आया कराएंगे कि हम खान साहब के साथ हैं और रहेंगे। और भी हमें जब कभी भी मौका आया इमरान खान साहब के साथ हैं और रहेंगे। इख्तलाफात होते हैं और इख्तलाफात बेहतरी से हल भी किए जा सकते हैं, लेकिन इस मौके अगर किसी रुकन ने कोई बयान दिया माजी करीब में तो उसने अपनी दानिश में दिया, अपनी हैसियत में दिया, उससे जहांगीर खान तरीन साहब का कोई ताल्लुक नहीं, या उनके ग्रुप का कोई ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया नुमान अहमद लंगड़ियाल साहब और अजमल चीमा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमती रहनुमाओं के नून लीग में दराड़ पर बयानात, जिस पर तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब बरहम हो गई। उन्होंने आज बहुत से बयानात दिए, साथ में ही करप्शन पेपर भी 17 अगस्त को जारी करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ शेख रशीद साहब ने आज जो गुफ्तगू की शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से कि शहबाज शरीफ साहब आखिर चाहते क्या हैं। एक तरफ तो जहां पे शेख साहब ने एतराफ़ किया कि मैं नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं ला सकता, तो दूसरी जानिब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उनका क्या कहना था, वो मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शहबाज शरीफ रास्ता बना रहा है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन के दिनों में सीधा जेल ना जाना पड़े, और शहबाज शरीफ वही स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश कर रहा है जो उसने सऊदी अरब से नवाज शरीफ को लाने के लिए की। नाज़रीन, इसी इशू पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, जिस तरह की बातें हो रही हैं, बयान पहले बात होती थी कि बयानिए मुख्तलिफ हैं, अब रहनुमा ये मानते हैं कि बयानिए मुख्तलिफ नहीं है, गोल एक ही है, राय मुख्तलिफ हो सकती है। तो शेख साहब ये बता दें कि राय मुख्तलिफ किन नजरियात की बुनियाद पर होती है, क्या वो बयानिए की बुनियाद पर नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल नज़रियात और बयानिए और पॉइंट ऑफ व्यू या स्ट्रेटजी जो भी आप लफ्ज़ बोल लें, ये इसमें यकसानियत होनी चाहिए। इसमें हमारी पार्टी की मुकम्मल इत्तफाक, और इत्तफाक तो देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है, लेकिन हमारी अपनी पार्टी का एक कंसेंसस बनना चाहिए, एक फुल फ्लेज मीटिंग होनी चाहिए। अभी तक हम लोग खुद कंफ्यूज हैं। मैं बड़ा आपको क्लियरली बात करता हूँ, क्योंकि हमें मुख्तलिफ बयानात मुख्तलिफ लीडर्स के मिलते हैं। अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह बात की, उन्होंने तो बिल्कुल उसी तरह अंदाज से बात की जो वो पहले दिन से कह रहे हैं। जो चार्टर ऑफ इकानमी की उन्होंने बात की, जो मफाहमत की वो बात कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि लोगों की मुश्किलात जो है या उनके मामलात या तकालीफ जो है उनको मद्देनजर रखें और पाकिस्तान
बहुत पीछे अपने पड़ोसी मुल्कों से भी और अपने रीजन में भी बहुत पीछे रह गया है। तो मियाँ शहबाज शरीफ तो लोगों की बात कर रहे हैं, और ये हकीकत है कि हमने ये पिछले 30 साल में इन पर्टिकुलर इंडिया देखिए हमसे कम उसकी आमदनी थी पर कैपिटा, और वो उनमें डॉलर का भी रेट हमसे ज़्यादा था। लेकिन ये पाकिस्तान ने क्या हुआ कि हमने इतनी महंगाई कर ली, हमारे यहाँ आज डॉलर 164 रुपये तक आ गया, तो ये जो तकरीबन इंडिया से डबल से भी ज़्यादा होगा। तो ये हालात में हमें तो देखिए यकसानियत और यूनिफॉर्मिटी और कंसेंसस बना के मुल्क को आगे ले जाने की बातें करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने हमेशा शेख साहब आपने बड़ी मुस्बत गुफ्तगू की है और आपके माजी भी इस चीज़ का गवाह है। शहबाज शरीफ साहब ने जिस गुफ्तगू का आप हवाला दे रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के अपने फैसले थे, उसमें किसी अदारे का रोल नहीं था। मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के पीछे अदारे खड़े थे, अदारों का रोल था, हमें सब कुछ उसी बुना पर सब कुछ किया गया। तो अब सोच राय इन दोनों में शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं, आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ की जो राय है वो बेहतर है या जो नवाज शरीफ कह रहे थे वो बेहतर है? देखिए, राय में तो जो हम इलेक्ट होते हैं लोगों से, हमें तो अपनी लोगों को राय, मैं जाके अपने हल्के में जब पता करता हूं तो लोग तो बिलबिला रहे हैं, लोग तो रो रहे हैं, उनके मसाइल हैं, उनकी तरफ तो हमारी तवज्जो रही है। देखिए, ये जो भी राय, ये बात दुरुस्त है, मैंने जो सवाल पूछा जरा उस पे आ जाए। मैं ये समझता हूं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो पहले दिन हाथ बढ़ाया था कोऑपरेशन का और चार्टर ऑफ इकॉनमी का, और जिसको बिलावल जरदारी ने भी, भुट्टो ने भी इंडोर्स किया था, मैंने भी अपनी तकारीर में यही कहा है कि हमारा मेन प्रॉब्लम, लेकिन ये देखिए हुकूमत की तरफ से होना चाहिए था कि वो इस इनिशिएटिव का जो हाथ बढ़ाया है उसको थाम ले। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल लोगों के मामलात को हिट कर रहे हैं। हम अगर आपस में उलझे रहेंगे या आपस में हमारी शिकायतें रहेंगी और इस मामले का हल ही नहीं निकलेगा, कोई भी जगह जहाँ पे हमने बाहर क्या लड़ना है, देखिए ना, हम इंतज़ार कर रहे हैं बाइडन हमें फ़ोन करें, हमारा मोदी साहब हमारा फ़ोन नहीं उठाते, तो हमारी हालत, हम पहले अपने आप को मुतहद करेंगे असेंबली में, पार्लियामेंट में। शेख साहब, आप एक ज़ीरक सियासतदान हैं, पुराने लीगी रहनुमा हैं, आपसे जो सवाल किए जा सकते हैं वो हर लीगी रहनुमा से नहीं किए जा सकते। बहुत से रहनुमा ऑफेंड हो जाते हैं। अब जिस तरह की बयानात चल रहे हैं हुकूमती हलकों में और जिस तरह वो आपका जो नक्शा है वो अवाम तक पहुंचा रहे हैं, वज़ा कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि मरियम साहिबा का जो तर्ज सियासत है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के तर्ज सियासत से बेहतर है? और लीगी कारकुनान क्या राय रखते हैं, किसको कायदाना सलाहियतों के साथ पार्टी को चलाना चाहिए? जी, मियां शहबाज शरीफ साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, मरियम नवाज साहिबा हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब ने जो बात की है वही पार्टी का बयानिया होता है, वही पार्टी की पॉलिसी होती है, और उनकी राय बड़ी इसलिए अहम है कि वो जो कह रहे हैं वो बात ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपस में हम सब मिले, हम पिछली चीज़ों को फरगो करें, पिछली सारी अगर गलतियाँ हुई हैं तो हुई हैं, उन्होंने खुले दिल से तस्लीम किया कि हम सब से गलतियाँ हुई हैं। और वो कहते हैं कि अगर जज्बात में कोई बात हो जाती है किसी से तो उसको, इदारों को भी देखिए ना, इदारे हमारे ही हैं, हमारे जिस तरह इदारे बड़े अहम हैं उसी तरह पॉलिटिकल पार्टियां बहुत अहम हैं, मिलजुल के हमने चलना है और एक दूसरे के तामन के साथ चलना है, तभी मुल्क ने आगे बढ़ना है। तो मैं ये कहता हूँ ये तो कोई बनता ही नहीं है जिस तरह का हमने बयानिया बना लिया है कि हम आपस में इदारों का, लोग ये महसूस कर रहे हैं कि शायद मुस्लिम लीग की पॉलिसी इदारों के खिलाफ है, या तो हम मज़ाहमत की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हालांकि कभी मकसद तो ये नहीं होना चाहिए और ना है, क्योंकि अगर हम अपने आप को वीक कर लेंगे, इवन अमेरिका में भी मैंने देखा है कि पेंटागन और उनकी जो सदारती होते हैं, सदारत के जो वहाँ पे ओहदे होते हैं जिनके बाद, वो सब एक मिलजुल के राय रखते हैं, वो एक दूसरे से मशवरा करते हैं। देखिए ना, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उस वक़्त मशवरा उन्होंने दिया कि मुशर्रफ साहब को अमेरिका साथ लेके जाएं, जब हम ये मामलात हुए 99 में और कारगिल की वार हुई, तो इसका मतलब ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब आज से नहीं, पहले दिन से ही कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मेरे लीडर हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है बेचारे कोशिश कर रहे हैं, कोई शक नहीं शेख साहब कि शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब की कोशिशों की राह में रुकावट कौन है? देखिए, रुकावट तो यही हमारी पार्टी में
थ्रेड बेयर डिस्कशन ही नहीं हुई। हमारी पार्टी के जो तमाम सीनियर मेंबरान हैं ना, मैं उनसे गुफ्तगू करता हूँ, उनसे इंटरेक्शन करता हूँ, उनमें से देखिए वो लोग कहते हैं अगर हम इसी तरह मुखालफत करते रहे तो जो रिजल्ट आ रहे हैं आपके सामने इलेक्शन के रिजल्ट, अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो धांधली हो रही है। लेकिन इस हालात में 4 साल से अगर हम धांधली का दफा नहीं कर सके और धांधली को रोक नहीं सके, तो हमारे मेंबरान ये कहते हैं कि अगले 2 साल बाद 2023 में जो इलेक्शन होंगे तो हम फिर यही इल्जाम लगाते रहेंगे। लेकिन हम तो आ नहीं सकेंगे। हम लोगों के शेख साहब एक आखिरी सवाल, मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को मियां शहबाज शरीफ की शक्ल में खादिम मिला हुआ है और वो खादिम रहेंगे, तो वो पंजाब के भी खादिम रहे, मियां नवाज शरीफ साहब के भी खादिम है, तो वो पार्टी के कायद कब बनेंगे? देखिए इस वक्त तो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो खुद आगे बढ़े तो देखिए ना, पार्टी का मीटिंग करें। पार्टी की मेजॉरिटी मैं ये महसूस करता हूं कि वो चाहती है कि लोगों के मसाइल पे ज़्यादा तवज्जो करें, बजाय कि हम आपस में उलझते रहे। मुल्क के अंदर जो तमाम ये इदारे होते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी भी इदारा है और बाकी जो हमारे जो डिफेंस के इदारे हैं वो भी इदारा। शेख साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो पार्टी के लिए बेहतर नहीं आ रहे। सिंध में मुस्लिम लीग नून नहीं रही, KPK में ना होने के बराबर, बलोचिस्तान में आपके साथी आपको छोड़ गए, कश्मीर में आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई, कश्मीर में ना होने, पीपल्स पार्टी आपसे आगे निकल गई। तो ये पार्टी के अंदर जो सोच है, जो आपकी सोच है, इस सोच के कितने फीसद लोग मौजूद हैं? देखिए न सिर्फ ये हुआ जो आपने सिंध और बलूचिस्तान और कश्मीर की बातें की, हमारे अपने पंजाब में हमारे पूरे छंग और चंडियोट जिले से किसी ने MPA का टिकट कबूल नहीं किया, जब कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो वो देखते हैं, जो साबिक़ इक़्तिदार जो ताकतवर हल्के हैं उनकी तरफ लोग देखते हैं। मैं अकेला कैंडिडेट था और दूसरी हमारी MLA की सीट के लिए चंडियोट के, मुझे अपने बेटे को कराची से, जो कभी चंडियोट गया ही नहीं था, उसको बुला के लड़ना पड़ा, क्योंकि ऐन मौके पे जब पार्टी का टिकट लेने के लिए उम्मीदवार मौजूद नहीं होंगे, पार्टी के इजलास होंगे, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी नहीं होगी, किसी की राय शुमार नहीं की जाएगी, तो फिर पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी? बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दिग्गज इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम जिक्र करेंगे गुजरांवाला का, जहां पर साफ पानी का मंसूबा, पक्की नहर का बनना, उसका मंसूबा आलूदगी की नज़र हो चुका है। वहां पे कौन से अनासर हैं जिन्होंने ये मंसूबा मुकम्मल नहीं होने दिया? अब मौजूदा सूरत हाल है क्या? जो डेवलपमेंट बजट था वो कहां चला गया? कौन खा गया? तख्तियां लगाई गई तो तख्तियों के पीछे क्या तरक्याती काम भी हुआ? इसी ज़िम्न में बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा गुजरांवाला रफ़ीक मुगल ने हमें ज्वाइन किया है। रफ़ीक बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रफ़ीक ये कहिएगा कि असल इशू है क्या? ये इंकशाफ क्या हुआ? ये असल पीछे हकाइक क्या है कि अभी तक ये मंसूबा जो पक्की नहर का है वो तकमील को क्यों ना पहुंच सका? सर इसकी असल वजह यही है, जिला इंतजामिया। शार्ट लफ्जों में अगर मैं बताऊं आपको, ये शहबाज शरीफ के दौर में ये मंसूबा शुरू किया गया था 2015-16 में, और ये 1 अरब से ज्यादा का मंसूबा था। इसका मकसद ये था कि गुजरांवाला की जो आबादी है, इसके बेशतर लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस जैसी मोजी अमराज और कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं। गुजरांवाला का जो DHQ हॉस्पिटल है, वहां पर तकरीबन 5 से 6 हजार डेली पेशेंट आते हैं, जिनमें ज्यादातर तादाद जो है वो हेपेटाइटिस के पेशेंट की होती है। तो ये आलूदा एक गंदा नाला शहर के अंदर से गुजरता था और इसी से सब्जियां काश्त की जाती थी। आगे जो देहात में जब ये जाता था तो वही सब्जियां खा के लोग बीमार हो रहे थे। तो उस दौर में ये पक्की नहर का मंसूबा बनाया गया था कि यहां से एक पक्की नहर गुजरेगी और जितने भी देहात हैं उनके खेतों को सैराब करेगी और जो सब्जियां उगाई जाएंगी वो साफ पानी से उगाई जाएंगी, ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके, सेहतमंद मुआशरा हो। लेकिन अफसोस से यह कहना पड़ता है कि अरबों रुपए का मंसूबा बन गया। इसके साथ जो है 4 महकमे शामिल थे। GDA ने इसके साथ एक शानदार रोड बनाई है। वासा ने जो है वो एक सीवरेज नाला जो है वो बनाया गया, जहां पर शहर का आलूदा पानी गुजरना था, और महकमा नहार की जानिब से नहर बनाई गई है। और PHA ने यहां पर 50 लाख से ज्यादा के पौधे लगाए थे नहर के दोनों तरफ में, नहर की खूबसूरती के लिए, शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए। हमें पौधा तो कहीं नजर नहीं आ रहा। और जो आप नहर कह रहे हैं कि जो मंसूबा ₹2 का था, शहबाज शरीफ दौर में शुरू हुआ और आज तक उस तरह, वो एक गंदा नाला बना हुआ है
तो इसमें से इतना पैसा क्या इस पर लगा, और अगर इस पर इतना पैसा अरबों रुपए लगे हैं तो इस पर हुकूमत ने तवज्जो क्यों नहीं दी? सर यही मैं कहना चाह रहा हूं कि इतने अरबों रुपया लगा दिया गया है, ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है और क्या हुआ, ये गफलत की बीट चढ़ चुके हैं। अब आप देख रहे होंगे फुटेज में भी, ये नाला जो पक्की नहर यहां पे साफ पानी नहीं चल सका, ये गंदा नाला बना दिया गया। पूरे शहर का सीवरेज का पानी इसमें चलता है। अगर सीवरेज का ही पानी चलाना था तो करोड़ों रुपए की सीवरेज लाइन अलग से क्यों इसमें डाली गई, वो नाला क्यों अलग से बनाया गया? अगर सीवरेज का पानी जो है इस नाले में ही चलाना था, पक्की नहर में ही चलाना था, लोगों ने यहां पर कचरा कुंडी से बना दिया। यहां तक मैं आपको बताऊं कि एक बार कुछ हिस्से की सफाई की गई थी तो बच्चों की डेड बॉडीज यहां से मिली थी। यह मौत का कुआं बना दिया गया है जो शहर से गुजर रहा है। सबका जो इसका कसूरवार है वो जिला इंतजामिया है। अगर डीसी ये किस इलाकों से गुजरता है? ये नाला जो है कहां तक जाता है? ये नहर जो है जिसे पक्की नहर कहा जा रहा था, ये किस कितने एरिया में जाती है, किन इलाकों से गुजरती है, कितना रकबा है इसका? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। ये बाईपास, समनाबाद बाईपास से शहर अंदरून शहर में ये दाखिल होती है ये नहर, फिर दुल्ले से क्रॉस होती हुई गरजाक से ये क्रॉस होकर समनाबाद और आलम चौक ये क्रॉस करती है। ये तकरीबन 10 किलोमीटर से जायद का जो ये लंबी यहां ये जो शहर से गुजरती है। इतना बड़ा मंसूबा है, लेकिन अब लोगों के लिए ये वबाले जान बन गया। अब ये कह सकते हैं कि करोड़ों अरबों रुपया लगा के ये म्यूजियम राज की फैक्ट्री लगा दी गई है गुजरांवाला में। क्या किसी मुतल्लिका महकमे से आपकी बात हो सकी? जीडीए से कोई बात हुई, पीएचए से कोई बात हुई, वासा से हुई, महकमा अनहार से हुई कि इस नहज तक ये मंसूबा क्यों पहुंचा? जी बिल्कुल यासर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये मंसूबा यतीम हो चुका है। कोई भी जीडीए से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमारी जिम्मेदारी थी ये रोड बनाना, 34 करोड़ रुपए में ये रोड बनाएगा। उनका हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। 34 करोड़ में रोड तो बना दिया, लेकिन नहर बनाना भी तो किसी की जिम्मेदारी थी ना, किसी एक महकमे ने ये नहर बनाई होगी। तो अब वो महकमा क्या कहता है? सर यही मैं आपको बताने लगा हूं। वासा कहता है कि हमारी जिम्मेदारी थी, हमने सीवरेज लाइन डाल दी। महकमा अनहार कहते हैं हमने नहर बना दी। पीएचए कहते हैं हमने दरख्त लगा दिया। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी हिफाजत कौन करेगा? यही तो सवालिया निशान है। कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बनाने के लिए सब तैयार थे, शायद मुबैना तौर पर उस वक्त करोड़ों रुपए की करप्शन खानी थी, इसलिए तमाम महकमे जो है वो पेश थे। तो क्या मौजूदा हुकूमत चले में साहब दौरे हुकूमत में करप्शन हो गई? मौजूदा दौरे हुकूमत में वहां पर बहुत से अरकान असेंबली भी हैं, पीटीआई के भी बड़े रहनुमा हैं, बड़े वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब ने भी दौरे किए हैं, बाकी दौरे भी होते हैं। तो क्या उनमें से भी किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी? क्या वो भी इस पर सुख की बांसुरी बजा रहे हैं? जी बिल्कुल बेहिस्सी का मुजाहरा किया जा रहा है राणा साहब, बिल्कुल बेहिस्सी का। लोग मर रहे हैं वहां पर, क्योंकि अब वहां पर कमीशन का कोई भी अंसर वहां पर नजर नहीं आ रहा। कोई भी ऐसा डेवलपमेंट का काम नहीं जिससे कमीशन खाई जाए, चाहे वो सरकारी अफसरान हो, कोई टिकट होल्डर हो, कोई भी सियासी रहनुमा हो। अब ये जिम्मेदारी निभानी थी कि इसकी सफाई करनी थी, इसमें साफ पानी चलाना था। कोई भी शख्स इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। वज़ीर आला पंजाब ने भी गुजरांवाला के दौरे किए हैं, डीसी साहब भी यहां पर मौजूद हैं, कमिश्नर साहब यहां पर मौजूद हैं। महकमे जो होते हैं अगर वो कोई तरक्याती मंसूबा तकमील के मराहिल से गुजार लेते हैं तो फिर सालाना बुनियादों पे या एक टाइम पीरियड के लिए मेंटेनेंस के अखराजात भी होते हैं, तो वो अखराजात किधर जाते हैं? जी बिल्कुल, वो अखराजात कहां पे जा रहे हैं ये कोई किसी को कुछ पता नहीं है। कोई महकमा बताने के लिए तैयार नहीं है। जीडीए जो है वो अपनी रोड बना के बस वो खुश हैं कि हमने रोड बना दी है। जो महकमा नहार है नहर बना दी, भाई साफ पानी किसने चलाना है, उसकी गंदगी किसने साफ करनी है? कोई भी महकमा ये करने को तैयार नहीं है। अब शायद जो है इस मंसूबे को जो बिल्कुल यतीम हो चुके हैं, लोगों के लिए वबाले जान बन गया है। अब शहरी सेहतमंद होने की वजह से यहां पर मर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां साल अवाम रोते रहते हैं कि मंसूबे तकमील के मराहिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन जब मंसूबे तकमील के मराहिल से गुजर कर सामने आ जाते हैं तो उसके बाद फिर उसकी मेंटेनेंस ना होना एक सवालिया निशान बन जाता है। अजाब दर अजाब है। बहुत शुक्रिया रफीक मुगल इस हवाले से देने के लिए। नाज़रीन, हम गाहे बगाहे मुख्तलिफ शहरों से ऐसे अवामी इशूज़ हर आने वाले प्रोग्राम में आपके सामने लाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से दिला स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।